नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं शोधन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आपका और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पहली खबर आज जो है वो बिहार से है। बिहार में चुनाव से कुल 6-7 महीना पहले अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और उसमें भी हेडलाइन ये है कि 7 जो लोग शपथ लेंगे आज, सभी के सभी बीजेपी से हैं, किसी और पार्टी से नहीं। जेडीयू से भी उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। तो अब अचानक इस मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी है? बीजेपी की कहने पर ये मंत्रिमंडल, ये मंत्री जो नए मंत्री हैं, ये इसके लिए राजी क्यों हुए हैं नीतीश कुमार? आपको बता दें, बिहार की विधानसभा के अनुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो है वो 36 हो सकती है मुख्यमंत्री को मिला करके। अभी तक कुल 30 सदस्य हैं, इसमें 6 पद खाली थे और इसमें बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री जेडीयू से हैं। हम पार्टी का एक है और एक निर्दलीय समेत कुल ये 30 लोग होते हैं। अब इसमें से दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत के तहत उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है मंत्री पद से। अब वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे केवल। तो एक वो और 6 और 7 लोगों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जीवेश कुमार, राजकुमार सिंह, संजय सरावगी, विजय कुमार मंडल, कृष्ण कुमार मंटू, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद। इसमें क्या जातियां साधने की कोशिश की गई है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सवाल वही कि आखिर 6 महीना पहले चुनाव से ये बड़ा फेरबदल सरकार के अंदर आखिर क्यों किया जा रहा है? अभी नड्डा जी की मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा जी की नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री अभी बिहार होकर के आए हैं, लाडला मुख्यमंत्री भी कहा था नीतीश कुमार को। तो अब यहां से ये चुनाव के लिए कौन सा गियर पकड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। मैं आपको 2 बयान लेकिन पहले सुनाता हूं। एक तो दिलीप जायसवाल जी का ही है जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरा बयान इंटरेस्टिंग है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जेडीयू से, और इन्होंने ये कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो अगर ये ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये उनकी जानकारी में होगा। जेडीयू के चीफ स्पोक्सपर्सन का कहना कि हमको नहीं मालूम, वहां भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुका है। तो ये आखिर क्या बताता है? 2 बयान है, आप सुनिए। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये कब तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है? अभी ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन, पुनर्गठन, विभागों का वितरण, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार का विषय है, ये उनका विशेषाधिकार है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं और नीतीश चंद्र पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देवेंद्र, पहले अभी प्रधानमंत्री का दौरा, जेपी नड्डा जी का बिहार जाकर के आना, चुनाव में 6-7 महीने का वक्त है, उससे पहले ये एक्सरसाइज क्या बताती है? देखिए, राजनीतिक मजबूरी थी और ये हो जाना था। 7 जनवरी के बाद कभी भी ये कहा जा रहा था कि कभी भी हो सकता है। उसमें 14-15 जनवरी के आसपास की तब की तारीख भी थी, लेकिन हालांकि ये टल गया और थोड़ा लंबा समय लग गया। लेकिन क्योंकि वो सीटें खाली थी, इलेक्शन में जाना है, कास्ट कंपल्सन है, छत्रवाद को लेके एक संतुलन साधने की कोशिश ये थी, तो ऐसे सारे कंडीशन में ये तय था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी अपने कोटे की सीटें भरेगी और उस काम को किया गया। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के लिहाज से अगर बात करें तो ये तो तभी माना जा रहा था कि जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बीजेपी के भीतर, प्रदेश बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही थी कि शायद ये चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जितना लंबा खींच सके वो खींच लें। और हाल के दिनों में सर अब ये चर्चा पार्टी के भीतर होने लगी थी कि अगर उनको सरकार में रहने में इतनी रुचि है तो क्यों ना प्रदेश अध्यक्ष
किसी और को बना देना चाहिए। इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रदेश बीजेपी प्रदेश टीम में। तो उस लिहाज से ये तय माना जा रहा था कि जैसे ही एक्सपेंशन होगा उस दिन वो अपना इस्तीफा देंगे। वो जगह उन्होंने खाली की और अब 7 चेहरे जो कि अलग अलग छठ के हिसाब से अगर आप देखें या कास्ट के हिसाब से देखें, इन दोनों में बैलेंसिंग करने की कोशिश की है बीजेपी ने। कास्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो फॉरवर्ड कम्युनिटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन तीनों को बैलेंस साधने की कोशिश किया गया। फॉरवर्ड में भूमिहार और राजपूत, ये 2 कम्युनिटी के लोग उसमें आपको नज़र आएंगे। और पिछड़े कम्युनिटी के हिसाब से अगर बात करें तो कोयरी, कुर्मी, वैश्य, तेली कम्युनिटी के हैं जो कि रीगा से जो विधायक है जो कि मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा कम्युनिटी से भी विजय मंडल को उसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर कास्ट बैलेंसिंग और क्षेत्रवाद संतुलन साधने की कोशिश इस छोटे से विस्तार में भी बीजेपी ने की है। ऑलरेडी जो मंत्री हैं उसमें इसका ध्यान रखा ही गया था, उसको और ऐड किया गया है। सौरभ, नीतीश, अब ये जो नाम है जरा इनके बारे में और आप डिटेल में बता दीजिए। और जैसे देवेंद्र ने बताया इसमें कास्ट कैलकुलेशन भी है, रीजनल बैलेंस भी देखने की कोशिश की गई है। ये नाम जिवेश कुमार से लेकर के मोतीलाल प्रसाद तक 7 नाम। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सही है कि जातीय समीकरणों के साथ साथ जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको साधने की कोशिश की गई है। लेकिन एक और नई चीज जो इसमें मुझे नजर आ रही है वो है नीतीश कुमार के बाद की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जो लवकुश, जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक माना जाता है, मजबूत वोट बैंक, उसको भी ध्यान में रखा गया है। कुर्मी जाति से आने वाले जो कृष्ण कुमार मंटू हैं, अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं, उनको जगह दी गई है। और इसके बाद कुशवाहा जाति से आते हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ से चुनाव जीते हैं। तो इससे पहले यह माना जाता था कि नीतीश कुमार यदि आपके साथ हैं तो फिर इस वोट बैंक में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके साथ है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद की राजनीति और इस चूंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खासकर, और इससे पहले जो उपचुनाव हुए कई हैं, उसमें देखा गया कि आरजेडी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है इस जाति समूह के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देकर। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर हर किसी की नज़र है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा है और इसलिए कुर्मी के साथ साथ जो कुशवाहा जाति है उसको भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। ये बावजूद जबकि सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति से आते हैं, डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा कुर्मी जाति से जो कृष्ण कुमार मंटू हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक कुर्मी जाति को लेकर रैली की थी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यह संदेश देने की कोशिश है। और दूसरा जो कि एक सबसे कोर वोट बैंक है सवर्ण जातियों में, यदि आप देखें तो भूमिहार जाति से आने वाले जो जीवेश मिश्रा हैं, ये पहले भी मंत्री रहे हैं, दरभंगा के जाले से हैं। और इसके अलावा राजपूत जाति से आने वाले साहेबगंज विधानसभा से हैं राजू सिंह। राजू सिंह दरअसल वीआईपी के टिकट पर लड़े थे, हैं वो बीजेपी के ही, लेकिन टिकट उनको बीजेपी ने ही तय किया था। और जब वीआईपी के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसी समय ये कहा जाता है कि बात हुई थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा विजय मंडल जो कि अररिया के सिकटी से हैं, ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं और केवट जाति से आते हैं। हरी सहनी पहले ही से निषाद जाति से आने वाले मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन चूंकि मुकेश सहनी ने एक अच्छी खासी पकड़ बनाई है बिहार में निषाद समाज के बीच में, तो निषाद समाज के साथ साथ जो कई उपजातियां हैं जिसमें केवट भी एक है, उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। संजय सरावगी दरभंगा से वैश्य समाज से आते हैं, मारवाड़ी समाज से आते हैं। सुशील मोदी इसी समाज से आते थे और कहा जा रहा है कि उनकी जाति को इस बार ध्यान में रखकर एक जगह ये दी गई है। मोतीलाल जो कि सीतामढ़ी के रीगा से आते हैं, ये तेली समाज से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से। और डॉक्टर सुनील जो कि कुशवाहा से आते हैं, बिहार शरीफ से। तो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और सवर्ण, यदि आप ये देखें तो एनडीए का जो एक बेस वोट है, कोर वोट बैंक है, उसको ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय संतुलन है, अलग अलग जिलों से जो प्रतिनिधित्व है, जिस अनुपात में विधायक जीते हैं, उसको भी साधने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। नीतीश और देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब एक तस्वीर आप याद कीजिए कुछ वक्त पहले की है, जब नीतीश कुमार जी उधर थे, मतलब कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी के साथ थे। वो खड़े हैं, नीतीश कुमार जी खड़े हैं, लालू यादव खड़े हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मंत्री बनना है, एक मना दीजिए, नाम भी बोलते हैं। और वहाँ से फिर जवाब आता है, लालू जी कुछ कहते हैं कि हाँ नहीं करवा दीजिए, नीतीश जी करवा दीजिए। वो काम हुआ नहीं था। यहाँ 7 मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना नीतीश कुमार से बनवा ले रही है। अभी चुनाव में 6 महीने का वक्त है। ठीक है, ये बीजेपी के कोटे से बनने थे तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन बीजेपी एक असर्टिव मूड में, इससे ये जरूर पता लगता है, जैसा अभी नीतीश जी बता रहे थे कि जो नीतीश कुमार का जो
उनका जो जाति का वोट है या जो अति पिछड़ा वोट उनके साथ, उनके नाम के साथ जोड़ करके देखा जाता है, उसको भी प्रतिनिधित्व इसके अंदर है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आ गई। थोड़ा समय लगा, क्योंकि समय इसलिए लगा क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी का अपना स्वभाव रहा है, और पता नहीं, मैं आज भी ये सोचता हूं कि अगर नीतीश कुमार ये इधर उधर नहीं गए होते तो चाहे जो स्थिति रहती वो आज से और बड़े नेता होते, उनका और बड़ा सम्मान होता और बड़ा प्रभाव होता। वो ठीक ऐसे ही है, वो बाद में चर्चा करेंगे कि अगर अरविंद जी ने वो बंगलवा नहीं बनवाया होता तो शायद उनका भी सम्मान बचा रहता। खैर, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपना वाला आधार खोते हैं तो राजनीति में जिसके पास अपना आधार है वो अपने आधार के साथ और मजबूती से आपका आधार खींचता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में वो करती हुई दिख रही है। जहां तक उसके अपने समीकरण की बात है, सबसे अच्छी बात है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक नेता पूछो तो हैरत में पड़ जाते हैं, धर्म संकट में हो जाते हैं कि किसका नाम बताएं। लेकिन जब पूछो कि क्या आपके पास बिहार के सभी क्षेत्र और सभी समाज का संतुलन है क्या, तो उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। वो बताना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार ये भी नेता है, ये भी नेता है, कोई समाज नहीं बचता है। और ये जो एक्सटेंशन है, इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव को इस तरह से देख रही है कि भले ही वो 122 का आंकड़ा होगा ना, 122, वो आंकड़ा उनके ध्यान में है, ये भी सोचना चाहिए। चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहिए, लग रहा है फॉरवर्ड गियर में इस वक्त चल रही है। विजय जी, एनडीए मत कहिए, बीजेपी। बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी। ये सारी एक्सरसाइज बीजेपी की है और बीजेपी फॉरवर्ड गियर में चल रही है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम तो कहा ही है कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो शिंदे जी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और वो शिंदे जी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि शिंदे जी तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, नीतीश कुमार जी शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब ये बीजेपी की पूरी एक्सरसाइज है। बीजेपी के कोटे के मंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई वो बड़ी आपत्ति वाली बात नहीं। लेकिन दो हैरानी वाली बात है। एक तो माननीय अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की कि वो एक व्यक्ति एक पद के आलोक में, तो वो आलोक उनको बहुत जल्दी लाइट पड़ गई। भारी भारी शब्द जानबूझ के, जब इनको ताना मारना होता है ना कहीं, तब इनकी इतने भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मेरे को उसमें भी हैरानी हुई कि वो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज रहे हैं जो खुद ही 2 पदों पर है, इस्तीफा। ठीक है, उनका विवेक जगाया गया है, तो जगाया गया है, तो वो है। और 6 मंत्री वहां बन रहे हैं, बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं, तो इसलिए इसमें कोई बहुत आपत्ति वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के लिए आउटर पे खड़ी हुई गाड़ी है। अच्छा, अब उनको इससे ज्यादा सिग्नल की जरूरत नहीं है। जब सुनील कुमार जी को भी वो मंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी उनके समाज से, तो तैयारी बीजेपी की, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया, कि वो 122 को क्रॉस करने की है और उसके बाद सम्मान के साथ या अनिच्छा के साथ जो भी है उनकी विदाई नीतीश कुमार जी की करने की एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है। पर आप कह रहे हैं बीजेपी की नजर केवल नीतीश कुमार की कुर्सी पर नहीं, उनके वोट पर भी है। उनके वोट पर भी है, उसके बिना तो नहीं होगा ना। वो वोट आएगा नहीं, तब तक उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये है। लेकिन एक कंट्रास्ट और है, जो पार्टी दिन भर हिंदू एकता की बात करती हो, वो तुरंत सामाजिक संतुलन पर आ जाती है। नहीं, ये तो आप किसी बड़े नेता को बुला करके पूछिए, वो सब कहेंगे नहीं हमारी पार्टी में कोई नहीं, जाति तय कर नहीं, टिकट थोड़ी अभी बांटा आप ही जाता बना रहे है। हो ना, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। और वो दोष, नहीं, कमाल की बात है कि वो दोष मीडिया को देंगे। हाँ, दोष मीडिया। आप लोग, अरे आप लोग देखते हैं जाति नेता, हम थोड़ी देखते हैं। इस पे एक बात कहनी है, हम जब कहते हैं कि हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, हम कहें कि छोटे भाई को थोड़ा दे दें, बड़े भाई को दे दें, बहन जी वाली आई हैं क्या, बुआ जी आई हैं, तो क्या हम सबको बांट रहे हैं क्या? परिवार को एक रखना है तो परिवार में भी सबके मन की जो इच्छाएं हैं, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो लेफ्ट आउट है, वो छूटा हुआ है, वो बचा हुआ है। तो समाज भी तो ऐसे ही है ना। हिंदू कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक आइडेंटिटी, एक मशीन है। हिंदू तो ये पूरे समाज से मिलकर बनता है ना। तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप ये कहते हैं अच्छा फलाने को देंगे, उससे लड़ाएंगे, इससे इसको लेके दूसरे वाले के सामने खड़ा कर देंगे, इसके हाथ में लाठी दे दिया, उसका सर फोड़ दो। ये सब जब होता है तब ज्यादा समस्या है। जाति तो है ही, उसकी सच्चाई भी है, और उस सच्चाई में अगर आप वैमनस्य न बढ़ाएं, घृणा न बढ़ाएं, द्वेष न बढ़ाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। करिए ना राजीव। वैसे उदाहरण मतलब कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है। चाइना का उदाहरण मेरे दिमाग में आया समीर जी। चाइना के बारे में कहते हैं वो सलामी स्लाइसिंग करता है बॉर्डर पर, अपने जितने भी उसकी सीमाएं हैं, धीरे धीरे इंच 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 करके, कि मतलब एक बार में कोई बहुत हंगामा भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके पता लगे अरे एक दिन अचानक अरे तो सब कुछ ले गया हमारा। तो ये कुछ बीजेपी जेडीयू के साथ कर रही है। आप किस रेफरेंस में मान के चलिए, मैं केवल जेडीयू के रेफरेंस में। देखिए अब ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है बिहार के, अगर आप देखोगे तो। अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। नड्डा जी कल बैठे, नड्डा जी ने कहा कि भाई हमारे 7 मंत्री बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं और विभागों की सूची सौंप दी है।
नीतीश कुमार का काम था कि खाली राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया है, तो उनके पास आप सूची भेज दीजिए। अब नीतीश कुमार के पास बिहार की राजनीति में बड़े डिसीजन लेने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस अब ये चुनाव तक इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि बस चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ में रखा जाए। और अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पिछला अगर चुनाव देखेंगे 2020 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने 122, जेडीयू ने 122 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट कम नीतीश कुमार से लड़ी थी, क्योंकि नीतीश कुमार कहना था कि मैं बड़ा भाई हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है बड़े भाइयों ने एक सीट ज्यादा ले लो आप, तो एक सीट ज्यादा लिहाज रखा जाएगा इस बार, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल नीतीश कुमार को नहीं, नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस बार। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इस बार करेगी, क्योंकि इस बार मांझी को भी देना है। चिराग पासवान जो पिछली बार अलग चुनाव लड़े थे और जिन्होंने नीतीश का तो खेल बिगाड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का भी 7 से 8 सीटों पर खेल खराब किया था, उन्हें भी आपको सीटें देना है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करेंगे। अब ये तय है कि नीतीश कुमार कितने सीटों पर लड़ते हैं। क्या नीतीश कुमार को 80 से 100 सीटें दी जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी 150? जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कम से कम 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़कर लगभग 100 सीटें अपनी दम पर जीती जा सके। 150 160 हो गया तो फिर तो क्लियर है, फिर उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी है कि नीतीश जी वही होने वाला है। के बाद उनकी भूमिका आप क्या देखिए रहेगी? ना पिछले समय से क्या चल रहा है। अगर बिहार की अगर आप राजनीति आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, भले ही नीतीश कुमार 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बराबर सांसद लेकर आए हैं, केंद्र में उनकी सरकार का कैबिनेट मंत्री है, उनके भरोसे उनके सहयोग से चल रही है, लेकिन जो निर्णय केंद्र ले रहा है नीतीश कुमार लेकिन आप थोड़ा ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे नीतीश कुमार को? आपने कहा केयर टेकर सीएम हो गए अभी से। बिल्कुल केयर टेकर मुख्यमंत्री। आप 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा डिसीजन ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार ये कहे कि हमने लिया है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू का हो। अब देखिए संजय झा उनके अध्यक्ष है। संजय झा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में उनका एक अच्छा ट्यूनिंग है। लल्लन सिंह ने किस तरीके से लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन किया। नीतीश कुमार अभी जानते हैं कि अब उनके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक पूंजी बची नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके जो करीबी नेता है वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, चाहे वो संजय झा हो, लल्लन सिंह हो, बाकी जैसे लोगों को मौका मिलेगा। बिना भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सरकार आ नहीं सकती, जेडीयू जानती है। और जेडीयू के जो स्थानीय विधायक वो भी जानते हैं कि बिना मोदी के नाम के, बिना मोदी के प्रचार के हम चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए बड़ा मुश्किल होगा। समीर जी, बीजेपी तमाम इतनी सारी बातों के ये हिम्मत नहीं कर पा रही कि वो ये कहे कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे, या हमारी कोशिश है कि हम अपने दम पर। आप महाराष्ट्र जीते, महाराष्ट्र आप जीते, सुनिए तो नहीं, महाराष्ट्र में बोला ना, चुनाव के बीच चलते चुनाव में अमित शाह जी ने पार्टी को बोला कि हमारा लक्ष्य अपने दम पर सरकार बनाना। 2029 आप ये कोशिश, आप ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे बिहार में। लेकिन अभी एक लाइन जोड़ दूं मैं कि और आपकी केंद्र की सरकार उनके समर्थन से है। सर कल सब कुछ है। एनडीए की जो बैठक थी जिसमें एनडीए के सब थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने केवल लाडला मुख्यमंत्री कहकर बात को छोड़ दिया। कह सकते थे ना कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एनडीए पूरा चुनाव लड़ेगा। तो कल से ये भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी जिसकी तारीफ कर देते हैं फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाता। खट्टर जी की बहुत तारीफ की थी उन्होंने हरियाणा में चुनाव से पहले। इंपीरियल होटल में बोला ना प्रधानमंत्री मोदी ने कि एनडीए अगले चुनाव मिलकर लड़ेगा। जो इंपीरियल में एनडीए की बैठक हुई थी, मिलकर लड़ेगा में कोई शक नहीं है। तो मिलकर लड़ेंगे, मिलकर ही लड़ेंगे। और फिलहाल नीतीश रहेंगे। एक तो ये कि 2 बातें। एक तो समीर जी ने कहा कि वो बड़े फैसले नीतीश जी नहीं ले सकते, मैं इससे एकदम असहमत हूँ। वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो बहुत बड़ा फैसला है अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित कर देने का। दूसरी एक बात से भी मैं थोड़ा सा इनसे असहमत होता हूं, कह रहे हैं केयर टेकर। आगे की बात अभी नहीं कहनी होती ना। केयर टेकर तो तब होता है जब आप तय कर लें। नीतीश जी अभी इधर हैं, पूरी तरह से मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, लेकिन नीतीश जी को ये पता है। और मुझे लगता है कि राजनीति में हर कोई जो कहते हैं ना कि चतुर सुजान होता है, उससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं रखता है। हम लोग तो विश्लेषण कर रहे हैं। नीतीश जी को जमीन की हकीकत पता है ना। हम लोग अभी महाकुंभ की इतनी चर्चा कर गए, हम आज अभी महाशिवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं, हर मंदिर जो लाइन कतार लगी हुई, क्या ये सब नीतीश जी को नहीं दिख रहा होगा? सब कुछ दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त का सदुपयोग अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। अक्टूबर नवंबर से पहले ये माहौल तैयार कर लेना चाहती है। बाकी पार्टियां साथ में लड़ेंगी। नीतीश जी की भूमिका अब वो मार्गदर्शक। माहौल क्या है? अब हम बड़े भाई हैं, इसमें कोई भ्रम रह गया क्या? नहीं, कोई बोलता है? अब इतने दिनों में देख लीजिए आप, उधर से कुछ बोल फूटा क्या? नहीं, नंबर गेम में भी वैसे ही बड़े भाई नहीं, इस वक्त आप उधर से, वरना जनता दल यूनाइटेड का ये समय होता तो आपको जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का वो बयान आता। 121 से ज्यादा लड़ेगी भाजपा। मुझे लगता है कि इसमें मैं कह रहा हूं यदि जेडीयू से ज्यादा लड़ेगी। 121 से ज्यादा भी लड़े ना भी लड़े, तब भी वो जो सीट है चिराग पासवान की सीट, वो जेडीयू के कोटे से ही जाने वाली है। तो वो भी उसी के मैं तो और आगे कहता हूं सर, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को कम से कम दुगने के अंतर से ज्यादा सीट आएगी।
जी। जेडीयू से। अगर ये गठबंधन जीत रहा है तो एक राइडर ये, अगर ये गठबंधन जीत रहा है तो कम से कम दुगने का अंतर रहेगा। देखिए, एक तो दोगुने का अंतर रहेगा, और एक जो सबसे बड़ी बात है उसको समझिए, अंत में राजनीति में क्या होता है, अपना लाभ। नेता लोग झाड़ के खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि शर्मा जाएंगे एकदम कि हमारा अपमान हो गया, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसा नहीं होता। अपमान हुआ तो उससे मिलना क्या है, या हम चुप हो जाएं, थोड़ा सा सह लें, तो उससे क्या मिलना है। अगर हम बहुत मतलब जिसको कहें कि उखड़ गए, बहुत बोल दिया कि नहीं, और बाद में हमें नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल रहता है उसकी सीटों के जीतने का प्रतिशत बढ़ता है। ये कांग्रेस नहीं है कि जिसके साथ हो जाते हैं उसका सीटों का विनिंग लोकसभा में तो नीतीश जी साथ रहेंगे तो ज्यादा सीटें जीतेंगे, अगर वो इधर उधर गए तो कम सीटें जीतेंगे, वो भी जानते हैं। देखिए, अगर आप जो कह रहे थे ना कि दुगने सीट का फर्क होगा, वो तो अभी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटें हैं, अगर आप नीतीश कुमार की देखेंगे तो 41 से 42 सीटें हैं, तो दुगनी सीट का तो फर्क अभी है। जबकि सीटों पर, जबकि बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से लगभग। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी के बेटे ने भी अब तो कह दिया है कि हमारे पिताजी को एनडीए घोषित करे सीएम पद का दावेदार, यही बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो कर चुकी है ना पार्टी। जेडीयू उसके लिए दबाव बनाएगी? नहीं, ये नहीं कहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में जो बैठक हुई थी बिहार प्रदेश कार्य समिति की, उसके बाद जो बिहार के जो प्रभारी है उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, विनोद तावड़े ने, कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने वाले। नहीं, वो तो उसमें क्या शक है सर, कोई अभी थोड़ी हटा रहा है। जिसके नेतृत्व में लड़ेंगे चेहरा वही है ना। ये तो नहीं कहा कि जेडीयू से मिलकर लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, मतलब ये शिंदे साहब के नेतृत्व में लड़ा था ना। जैसे हर्ष जी ने एक बात का जिक्र किया, वो अच्छा एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी के पास साथ जो लोग रहते हैं उनकी सीटें पड़ती, मतलब एक ताकत मिलती है आपस में। इसका दूसरा एनालिसिस भी है, एक फुल सर्किल बीजेपी ने पूरा कर दिया है। अपने जितने सहयोगी दल थे उनको खत्म करने का आखिरी दल है ये। पहले अकाली दल, फिर शिवसेना, और अब यहां पर आकर जेडीयू। ये तीन बड़े सहयोगी दल थे भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना का तो समझा जा सकता है सर, और उसमें भी बहस ये हो सकती है कि पहल किसने की थी, लेकिन अकाली दल को खत्म किया, मतलब अकाली दल खुद अलग हुआ। नहीं, अकाली दल खत्म नहीं, वो पार्टी को ही खत्म करने में जो काम हुआ उसकी भूमिका की बात कीजिए ना। और अब जनता, नीतीश कुमार कुछ अपनी वजहों से कमजोर हुए, तो सभी अपनी वजह से कमजोर होते हैं। उद्धव ठाकरे मजबूत होते तो हो जाते हैं, लेकिन ये तो एनालिसिस की बात है ना, आप दोनों तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। वो सारी पार्टियां कमजोर होती है जो एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहती है। उद्धव ठाकरे पे निर्भर रही तो पार्टी खत्म होगी, इधर प्रकाश सिंह बादल उनके बेटे सुखबीर पे रही तो खत्म होगी, मायावती खत्म होगी, अखिलेश खत्म हो गए। जो कैडर पे आधारित पार्टी होती है वो हमेशा आगे लंबे चलती है। पार्टी एक व्यक्ति पर जो निर्भर रहते हैं, इस तरह पार्टी को डिसीजन ऐसा नहीं होता, पार्टी में संगठन निर्णय लेता है। दिलीप जायसवाल जी ने जिम्मेदारी समझी है।